जीएस लर्निंग ऐप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं विज्ञान की बायोलॉजी सीरीज़ की ये 5th क्लास है, जिसमें हमने पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है। आज हम सेल 2 भाग में देखेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है। सेल कोशिका किसी जीव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सेल होती है, कोशिका होती है। ठीक है। किसी भी जीव में जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे सेल बोलते हैं या कोशिका बोलते हैं, और इसका अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा होती है, जिसका डायमीटर 1.1 माइक्रोमीटर होता है। ये जीव जगत की सबसे छोटी सेल होती है और इसे जीव जगत का जोकर भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, जो फीमेल्स में पाई जाती है, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जो मेल्स में पाई जाती है। सबसे लंबी न्यूरॉन सेल होती है, जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, लेकिन चालकता सबसे अधिक होती है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, एक बोतल की कार्क में, इसलिए इसे कार्क कोशिका भी बोलते हैं। इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया। जीवित कोशिका की खोज लिविन हॉक ने की थी। ये दोनों साइंटिस्ट का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सेल से मिलके बनता है। कई प्रकार के सेल्स मिलके बनते हैं। ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से जीव कंप्लीट होता है। सेल के आधार पर दो टाइप्स के मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। सेल के आधार पर एक कोशिकीय जीव शरीर एक कोशिका का बना होता है। यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव का शरीर केवल एक कोशिका द्वारा बना होता है और सारे काम वही एक अंग संपन्न करता है। कार्य विभाजन नहीं पाया जाता है। अविकसित जीव होते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, मोनेरा जगत के सभी जीव। और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। कार्य अलग अलग कोशिका द्वारा कार्य विभाजन होता है, जैसे हाइड्रा, कशेरुकी में जैसे पिसीज, एम्फीज, रेप्टाइल्स, एबीज और मेमल्स। एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्को। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्टेटमेंट ही पूछा जाता है। ओमिनी सेलुला ई सेलुला किसका स्टेटमेंट है? कोशिका सिद्धांत की जो थ्योरी थी वो सील्डेन स्वान ने दी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है ये। सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। जीवों के शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, जैसे वायरस, प्रोटोजोआ, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, प्रियांस हो गया, वायरस हो गया। कोशिका की संरचना। एक समान कोशिका में निम्न भाग पाए जाते हैं। कोशिका में कोशिका आवरण होता है, फिर उसमें कोशिका द्रव्य होता है और बीच में एक केंद्रक होता है। कोशिका आवरण, कोशिका भित्ति, ये केवल पादपों में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली ये पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और ट्रोपोप्लाज्म पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती है,
जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रिका होती है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जो पादप की कोशिका होती है ये केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका की जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। सेल वॉल इन प्लांट्स ये बनी होती है सेलुलोज प्लस हेमिसेलुलोज और जीवाणु पेप्टिक ग्लाइकेन होता है। कवक में काइटिन की सेल वॉल होती है। फंगस जैसे फंगस सेलुलोज पॉलीकार्डियट दृढ़ता जो और इसका कार्य होता है जो सेल को दृढ़ता प्रदान करता है। प्राथमिक भित्ति वृद्धि की क्षमता होती है। द्वितीयक भित्ति दृढ़ तथा मोटी होती है। तृतीयक भित्ति जिम्नोस्पर्म की वाहिनियाओं में पाई जाती है। दो कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाली मध्य पट्टिका कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। दो सेल हैं उनके बीच में एक वाल होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है। कोशिका भित्ति के कार्य फिक्स सेल को फिक्स आकार प्रदान करता है। कोशिकाओं को यांत्रिक हानि से बचाता है यानी कि उसमें कोई प्रकार का डैमेज जो बाहर से लगे उससे रक्षा करती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म ये शब्द दिया था स्ट्रॉसबर्गर ने। यह कोशिका भित्ति व केंद्रक के मध्य उपस्थित होता है। ये सेल हैं और ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनके बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बनके प्रोटोप्लाज्म बनता है और प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस निकाल दिया जाए उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म होता है। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन यह चयनात्मक परगम्य होती है। सेलेक्टिव परमेएबल होती है यानी कि जो सेल के अंदर जाने वाला होता है केवल वही जाता है। इसके अलावा कोई भी पदार्थ अंदर नहीं एंटर करता है। पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली को समझने के लिए तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में निम्न दो भाग पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड और प्रोटीन। फास्फोलिपिड यह कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली की निरंतर संरचना का निर्माण करता है। फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली में तरलता प्रदान करता है। यही स्थायित्व प्रदान करता है कोलेस्ट्रॉल को। और दूसरा होता है प्रोटीन में अंतर्वेशी प्रोटीन 70%, इंटीग्रल प्रोटीन जिसे बोलते हैं वो 70% पाया जाता है और परिधीय प्रोटीन यानी पेरिफेरल प्रोटीन 30% पाया जाता है। इंटीग्रल प्रोटीन देखिए यह फास्फोलिपिड से दृढ़ता से जुड़ी होती है। ऐसी इंटीग्रल प्रोटीन जो झिल्ली को पूरी मोटाई में उपस्थित होती है टनल प्रोटीन कहते हैं। यहीं से पदार्थों का आवागमन होता है। सेल में जो पेरिफेरल पाई जाती है प्रोटीन वो 30% होती है और अंतर्वेशी जो अंदर की साइड पाई जाती है उसे इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। यह 70% होता है। परिधीय प्रोटीन यह फास्फोलिपिड की परत से कम दृढ़ता से जुड़ा होता है। ये प्रोटीन फास्फोलिपिड में गमन कर सकती है। फास्फोलिपिड में के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप यह कथन सेल मेम्ब्रेन की संरचना के लिए कहा जाता है। अब देखिए सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गन्स, इसमें जो सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं कुछ दोहरी झिल्ली के होते हैं, कुछ सिंगल झिल्ली के होते हैं, कुछ झिल्ली के रहित होते हैं सेल। तो जो दोहरी झिल्ली में होते हैं उसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक
ये जो लवक केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। एंडिकुलम, रेटिकुलम और गोल्जी काय, लाइसोसोम और रिक्तिका ये सिंगल झिल्ली के होते हैं और झिल्ली रहे राइबोसोम और तारक काय होते हैं। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में एक एक। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसे, सेल इंजन भी बोलते हैं, अन्य नामों से, कई नामों से जाना जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे व्यस्त अंग होता है, सबसे सक्रिय अंग होता है, अर्ध स्वायत्त होता है। खोज इसकी फ्लेमिंग या अल्टमान ने की थी। सबसे पहले देखा कोलिकर ने था। अल्टमान के द्वारा नाम दिया था पहले बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है सी बेंडा ने। डीएनए मातृक वंशानुगत में सहायक की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। पादप कोशिका को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है जंतु से, इसलिए पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाई जाती है। एटीपी, औद्योगिक संचयी बैटरी। कोशिका अंडों में पीतक का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यह क्रिया वाइटेलोजेनेसिस कहलाती है। कोशिका में दूसरा सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया है और सबसे बड़ा और इससे भी बड़ा जो है वो न्यूक्लियस होता है। अगला ऑर्गेनल है लवक। इसकी खोज अर्नेस्ट हैकल ने की थी। 3 जगतीय वर्गीकरण हैकल द्वारा दिया गया है। लवक 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जैसे हरित लवक, वरडी लवक और अवरडी लवक बोलते हैं। अवरडी लवक ये जो भोजन का संचय और एल्यूरोन की परत गेहूं के बीच में पाई जाती है। और वरडी लवक जो होता है वो मुख्यतः जो कलर प्रदान करता है पौधों में, इसके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे मुख्यतः ये पीला व नारंगी होता है, फलों को जो रंग प्रदान करता है। कैरोटीन जेंथोफिल पिगमेंटेशंस होते हैं ये, जो पुष्प, फल, दलपुंज का रंग देते हैं। जैसे कोई पुष्प दूसरे रंग का है, फल दूसरे रंग का है, तो वो वरडी लवक के कारण होता है। जैसे बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है और जो विटामिन ए, जो बीटा कैरोटीन होता है वही विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, इसलिए गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे टमाटर और लाल मिर्च का रंग अल्फा कैरोटीन के द्वारा होता है। हरित लवक या प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, जो मुख्यतः पत्तियों की वर्ण मध्य कोशिका में पाया जाता है। पौधों में जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो हरित लवक के कारण ही उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। क्लोरोफिल की आंतरिक झिल्ली के भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमम के चपटे थैलेनुमा संरचना होती है, जिसे थैलेक्वाइड बोलते हैं। थैलेक्वाइड सिक्कों के ढेर में इकट्ठे होकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। जब ग्रेनम इकट्ठा होते हैं तब उसे ग्रेना बोलते हैं। थैलेक्वाइड के अंदर स्थित भाग को ल्यूमेन कहा जाता है। ल्यूमेन में लगभग 230 से 400 तक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्लोरोप्लास्ट जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें स्ट्रोमा होते हैं, अंदर चपटी व थैलेनुमा संरचना होती है, जिसे थैलेक्वाइड बोलते हैं। और ये सिक्के के ढेर के रूप में होता है, तब इसे ग्रेना बोलते हैं। इसका सबसे छोटा भाग ग्रेनम होता है। कई ग्रेनम मिलकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। और उसके स्थान पर ल्यूमेन में प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं जो क्वांटासोम बनाते हैं। क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है। दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली इकाई स्ट्रोमा लेमिनी कहलाती है। स्ट्रोमा में पाए जाने वाले होते हैं।
थाइलेकोइड एंजाइम रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। रूबिस्को लगभग 16% प्रोटीन का निर्माण करता है और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। CO2 का स्वांगीकरण ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो जैसे पेड़ CO2 लेते हैं और पानी और उसका क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उससे ग्लूकोज बनता है। O2 ऑक्सीजन मुक्त होती है और जल मुक्त होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन से O2 का निर्माण मैग्नीशियम की उपस्थिति में होता है। DNA वृत्ताकार द्विलड़ी पाया जाता है। DNA ऐसे द्विलड़ित मॉडल होता है DNA का। राइबोसोम 70S स्ट्रोमा का कार्य, ये सब DNA पौधों का बताया जा रहा है। स्ट्रोमा का कार्य प्रकाश संश्लेषण, कोशिका द्रव्य वंशागति में सहायक होते हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण बीजीए साइनोबैक्टीरिया द्वारा किया गया था। अगला ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पैलेट ने। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य राइबोसोम करता है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग बोलते हैं। राइबोसोम के आकार व घनत्व को श्वेतबर्ग इकाई कहा जाता है। यह सेंटीमीटर रेट या अवसादन दर के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर राइबोसोम को 2 भागों में बांटा जाता है, 80S और 70S। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S। स्तनधारी की RBC के अलावा सभी कोशिकाओं में राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम RNA प्लस प्रोटीन को राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम करता है। कोशिका द्रव में राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट व RER खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे बोलते हैं, उपस्थित होता है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण ER के द्वारा किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अंतःप्रद्रविका जालिका बोलते हैं। इसे झिल्लियों का तंत्र भी कहते हैं। यह केंद्रक से जुड़ी हुई होती है। खोज पोर्टर ने की थी। ये सारे ऑर्गेनेल्स के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खोजा है, ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं। जब ये पोर्टर ऑप्शन में ना हो तो क्लाउडे भी ऑप्शन में हो सकता है। राइबोसोम के कणों की उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, SER RER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःप्रद्रविक जालिका खुरदरी। जो SER होती है वो लिपिड्स संश्लेषण का कार्य करती है और RER प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। कोशिका विभाजन के पश्चात झिल्ली का निर्माण ER के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के पश्चात जो झिल्ली का निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। टीलोफेज के दौरान केंद्रक झिल्ली का निर्माण ER द्वारा होता है। ये जब अभी लास्ट में ये आएगा, कोशिका में डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषहरण की क्रिया ER के द्वारा होती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों का आवागमन ER के द्वारा संभव होता है। लाइसोसोम का निर्माण करती है। आगे देखते हैं लाइसोसोम। इनकी खोज डी ड्यूए ने की थी। ये ऐसे लिखा जाता है DUE, डी ड्यूए। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ, ये सुसाइडल बैग से नाम से भी जानी जाती है। एकल झिल्ली कोशिकांग है। इसमें पाचक रूपी एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम कहते हैं। अम्लीय माध्यम होता है। pH इनका 5 से 6 होता है। इनके द्वारा
मृत कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ का पाचन करती हैं। जैसे कोई सेल डेड हो गई है, उनको लाइसोसोम के द्वारा मतलब ये ख़त्म कर देती हैं, ये निगल जाती हैं। आरबीसी में इसलिए इन्हें कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। आरबीसी में अनुपस्थित होती हैं। डब्ल्यूबीसी में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम पाई जाती हैं क्योंकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करती हैं। जैसे कोई बाहर से पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस आया तो वो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी में उपस्थित लाइसोजाइम उनको खा जाएगा या पाचन उनका कर देगा, जिस वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती हैं। यदि किसी कोशिका में समस्त लाइसोजाइम फट जाएं तो सारे कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं, इसलिए इसे लाइसोजाइम को कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और इसी के द्वारा लाइसोसोम के कार्य किया जाता है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति व कोशिका भित्ति के मध्य स्थित स्थान लाइसोसोम के समान कार्य करता है। लाइसोसोम का निर्माण ईआर व गोल्जी के द्वारा किया जाता है। नए बने हुए लाइसोसोम के द्वारा एंजाइम का संश्लेषण होता है, जिन्हें प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम से द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है, जो कि पाचन का कार्य करते हैं। जो लाइसोसोम अपचित पदार्थों को रखते हैं तृतीयक लाइसोसोम कहलाते हैं। ये नेचर में पॉलीमार्फिक होते हैं। इसके आगे की जो क्लास है वो सेकेंड पार्ट में डिस्कस की जाएगी। अभी जो ऑर्गेनेल्स बचे हैं, बाकी सेल डिवीज़न कैसे होता है, सेल का अन्य कार्य क्या होता है, वो सब आगे डिफाइन किया जाएगा। एंड थैंक